मतलब आप समझिए उसके हर सब्जेक्ट में 100 है जी। अब की बार हमने 30 करोड़ से ऊपर के प्राइजेस बांटे हैं। 30 करोड़ से ऊपर के। बड़ी अमाउंट बता रहे हो आप। हाँ 30 करोड़। हाँ जी। हम एआई ले आए, जी जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी जी। अब आपको बड़ा अचंभा होगा, जब टीचर पढ़ा रही है तो पीछे एक कैमरा लगा हुआ है और उसके साथ सारा प्रोसेसिंग यूनिट है। टीचर पढ़ा के निकलेगी तो टीचर की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें क्या कमी थी, क्या अच्छा था, कहीं उसकी एक्सेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं बच्चों को पढ़ाने में उसमें क्या कमी थी, सब कुछ। लगभग टीचर है ना जी जी, हर स्कूल में आधे हो जाएंगे। जी जी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटेड जी रोबोट्स जी, वो 50% हो जाएंगे। देखो हम एक गरीब राष्ट्र है, 145 करोड़ की जनसंख्या के साथ जी हमारी इकोनॉमी 4.15 ट्रिलियन डॉलर की है। जी जी, एक कंपनी है एआई की, एनवीडिया, जी जी, आज के दिन में वो 5 ट्रिलियन डॉलर की है। कंपनी है। यस, देश की अर्थव्यवस्था से ज्यादा अकेली देश की जो साल की अर्थव्यवस्था है उससे ज्यादा उसकी वैल्यूएशन है, वो 25% ऊपर है। कि जो बच्चा आज आ रहा है उसको ये सोचना है कि भाई जब वो 12th पास करके निकलता है जी जी, तो अगले 5 साल में किस चीज का बिजनेस चलेगा, जी जी, क्योंकि नौकरी उसको तभी मिलेगी। जैसे इंडिया कहाँ कहाँ पावरफुल है, फार्मेसी में पावरफुल है, इंडिया आईटी में पावरफुल था। यदि इंडियन कंपनी, इवन टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी, जी, वो भी एआई पे खर्च नहीं कर रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब अमेरिका का बेड़ा है, समझ लीजिए, मुझे नहीं पता 500 बिलियन डॉलर का है या कितने का है, जी जी, उसको 5 करोड़ की वसीन जाकर उड़ा देगी। आप रैंकिंग देखना चाह रहे हैं कॉलेज की तो गूगल बाबा पे जाइए, 1 मिनट में आपको रैंकिंग पता चल गई, इस कॉलेज की रैंकिंग क्या है। जो आज 5 साल पहले टॉप में था आज वो डाउन में है, जो 10 साल पहले डाउन में था वो आज वो टॉप पे है। स्कूलों में 50% लोग रह जाएंगे जी। मेडिकल के अंदर जी लगभग 1/3 डॉक्टर रह जाएंगे, बाकी रोबोट्स काम करेगा। मैंने उनसे पूछा बेटा क्या करते हो, उसने कहा मोसू मैं जो करता हूं यदि मैं आपको बता दूंगा तो मुझे आपका मर्डर करना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा क्यों बेटा, कहता है ये टॉप सीक्रेट है, मैं अपने परिवार को भी नहीं बता सकता, किसी को नहीं बता सकता। विद्वान होना कोई बड़ी बात नहीं है जी जी, विद्वान होकर विद्वता को स्प्रेड करना बड़ी चीज है जी। आप जिंदगी में कितने लोगों को बदल पाएंगे, जी जी, ये टारगेट है। माँ लक्ष्मी के पास जाने के लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद जरूर चाहिए। जी जी। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सतवीर यादव, यूरो ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन हैं और आज इन्हें हम दूसरी बार आमंत्रित कर रहे हैं। पहले एक बार पॉडकास्ट आपने इनका सुना होगा। एजुकेशनिस्ट इनको हम कह सकते हैं। अहमदाबाद आईआईएम प्रतिष्ठित संस्थान है, वहां से पास आउट है और चाहते तो कोई बड़ी सेवा कर सकते थे, बड़ी नौकरी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने शिक्षा का क्षेत्र चुना और काफी संघर्ष के बाद चुना। आपको हम लिंक दे देंगे, इनका पुराना परिचय, पुराना इतिहास जानना हो पूरा का पूरा। महेंद्रगढ़ जिले के छोटे से गांव से निकल करके आज गुरुग्राम महानगर में इनकी एक बड़ी पहचान है। शिक्षाविद के रूप में जो जितनी संस्थाएं इन्होंने, मेरे ख्याल से 15-16 संस्थाएं अब इनकी है यूरो ग्रुप की, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही परिणाम आया है, परिणाम पर बात करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले ही 10th का परिणाम आया सीबीएसई का, उसको लेकर के यूरो ग्रुप की क्या अचीवमेंट रही उसको लेकर के बात करेंगे। इसके बाद आज यूरो ग्रुप के ही धारवेड़ा में जो स्कूल है, उस स्कूल में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम की बात करेंगे और उस स्कूल में जो इन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही है, इस इंटरव्यू के अंत में वह महत्वपूर्ण बातें भी आपको सुनवाएंगे। बड़ी काम की बातें हैं, अभिभावकों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। तो जो मैं बताता हूँ एजुकेशनिस्ट के रूप में, जो इनको जब हम देखते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, तो हमें लगता है कि सबको ही गौर से बातें सुननी चाहिए। तो सबसे पहले तो एनजेपी ऑफिस में आपका स्वागत है और आपने चर्चा का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। परिणाम आया है 10th का। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, यूरो ग्रुप ऑफ स्कूल्स, बड़ा नाम आप बताते रहे हैं, रिजल्ट कैसा है? देखिए, यूरो ग्रुप ऑफ स्कूल्स बेसिकली पढ़ाई पर ध्यान देने वाला स्कूल है। मैं खुद 12th में हरियाणा का टॉपर रहा हूँ। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग लुधियाना से की, MBA IIM अहमदाबाद से किया। दोनों संस्थान काफी अच्छे संस्थान है जी। मेरी बेटी ने भी इंजीनियरिंग क्लैम्सन यूनिवर्सिटी साउथ कैरोलिना अमेरिका से किया, MBA जॉर्जिया टैक्स अमेरिका से किया, 8 साल वो अमेरिका में रही जी। और
मेरा बेटा है, वो भी अपने टाइम पे एक टॉप इंजीनियरिंग तो बेटा बेटी दोनों अब स्कूल जो है उनको रन कर रहे हैं। आधे स्कूल बेटा संभालता है, आधे बेटी संभालता है। मैंने दोनों में आधे आधे स्कूल बांट दिए, बराबर, बेटा बेटी बराबर बराबर बराबर। जी जी। मैं जेंडर बायस, कास्ट बायस, रिलीजियस बायस या क्षेत्रवाद के ऊपर विश्वास नहीं करता। बड़ी अच्छी बात है। पूरा हिंदुस्तान हमारा है जी, और हिंदुस्तान का हर बासिंदा हमारा अपना है। जी जी। कोई जाति कोई धर्म को हम प्रेफर नहीं करते, सबको प्रेफर करते हैं। बीजेपी का जो फार्मूला है सबका साथ सबका विकास, उस पर विश्वास करते हैं। उस पर विश्वास करते हैं। तो चलिए रिजल्ट के बारे में बताइए, जो सीबीएसई का जो रेवाड़ी जिले को टॉप किया हमारी बच्ची काव्या शर्मा। काव्या शर्मा जी, काव्या शर्मा जी 99.8% मार्क्स लाकर, बड़ा अच्छा रिजल्ट। 99.8%, मतलब आप समझिए उसके हर सब्जेक्ट में 100 है। जी 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 जी। केवल एक में कुछ छोटा सा रह गया जी। उसने रेवाड़ी जिले को टॉप किया। जी जी। दूसरा क्या है कि आज हमने बच्चों को फेलिसिटेट किया था। जी जी। जिन बच्चों ने हमारे 10th में अच्छे रिजल्ट आए हैं उनको हमने धारवाड़ा स्कूल के अंदर, अभी हमारा रेवाड़ी एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा धारवाड़ा में जो कार्यक्रम हुआ है उसके फोटोग्राफ्स भी एक बार साथ साथ दिखाते रहना। हाँ बोलिए सर। तो अभी हमने जैसे आज धारवाड़ा में किया, 2-4 दिन के अंदर हम रेवाड़ी में करेंगे। जी जी। फिर शायद हम करीना में करेंगे, क्योंकि देखिए एक्चुअली में क्या होता है, जब बच्चे मेहनत करते हैं जी जी और मेहनत करने के बाद वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं जी, तो वो एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स का भी और खुद स्कूल का भी और समाज का भी। जी जी। समाज यहाँ कोई जाति की बात नहीं कर रहा, सब समाज, सर्व समाज जी जी। तो हम ये हर बार फंक्शन करते हैं क्योंकि यूरो का बेस्ट रिजल्ट होता है जी। हमने रेवाड़ी को कई बार जिले को टॉप किया हमारे स्कूल में जी। कभी रेवाड़ी ने किया, कभी धारवाड़ा ने किया, क्योंकि दोनों ही रेवाड़ी जिले के अंदर आते हैं जी। और हमारा सबसे बेस्ट ये रहा कि 99% एंड अबव हमारे 9 बच्चे आए। 9 बच्चे 99% एंड अबव। 98% एंड अबव में 134 बच्चा आया, 134 बच्चा आया जी। 90 एंड अबव में 386 बच्चे आए। 386 90% एंड अबव तो बड़ी 386 बच्चे जी जी। और जैसे आज हमने काव्य शर्मा को लैपटॉप दिया जी, मतलब ये एप्रिसिएशन है, ये छोटी सी बात नहीं है कि एक्चुअली क्या बच्चे को एक पेंसिल, वो लैपटॉप का बात नहीं है, वो तो एक उसको प्रोत्साहन जो देना है, हम केवल वो चीज देते हैं जो बच्चों के काम आए जी। कई लोग क्या करते हैं, स्कूटर देते हैं, मोटरसाइकिल देते हैं, हम सोचते हैं कि भाई बच्चे छोटी उम्र के हैं, ये इसको यूज भी नहीं कर पाएंगे जी जी। तो हम हमेशा वो चीजें देते हैं, जैसे हमने और बच्चों में भी काफी प्राइजेस बांटे जी जी। और हम इसमें एक चीज और करते हैं कि हम हर साल जी ई सेट यूरो स्कॉलरशिप करते हैं, चेयरमैन स्कॉलरशिप, और उसमें जो अच्छे प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं हम उनको 100% स्कॉलरशिप, 75% स्कॉलरशिप, 50% स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन देयर एग्जाम वो हम देते हैं उनको। अब की बार हमने 30 करोड़ से ऊपर के प्राइजेस बांटे हैं। 30 करोड़ से ऊपर के। बड़ी अमाउंट बता रहे हो आप। हाँ, 30 करोड़। हाँ जी, हमारा टर्नओवर भी काफी अच्छा है। नहीं वो तो ठीक है, मैं 30 लाख सोच रहा हूँ। 30 करोड़ 30 करोड़ रुपए 30 करोड़ आपने अक्रॉस द स्कूल्स जो इनाम बांटे। हाँ, मतलब प्राइजेस दिए हमने, प्राइजेस दी, मतलब क्या करा, स्कॉलरशिप जैसे हमने क्या किया उसकी भाई 100% स्कॉलरशिप दे दिया जी। तो पूरा 100% ही एक प्राइज है जी जी। कहीं 75% दे दिया जी जी, कहीं 50% दिया है, उनकी डिपेंडिंग ऑन उनके एग्जाम और उनके इंटरेक्शन के कारण जी जी। और वो टोटल अमाउंट हमारा जो बना है वो आज के दिन में इस साल का इस फाइनेंशियल ईयर का 30 करोड़ बना है। तो मतलब 2026-2027 में बच्चों को जो प्रोत्साहन राशि दी गई, इनाम की राशि दी गई, वो 30 करोड़ रुपए दी गई यूरो ग्रुप की। उस प्रोत्साहन राशि में जो उनकी फीस माफ की गई, जैसे 100% फीस माफ की, उसको जोड़ा गया। कहीं 50% किया, कहीं 25% किया, कहीं 40% बिल्कुल क्लियर कर दिया। जो 30 करोड़ रुपए इसलिए है, किसी की फीस माफ हुई उसकी फीस जोड़ी, किसी की 50% फीस माफ हुई उसकी जोड़ी, मतलब 30 करोड़ रुपए एक तरह से जो है ये फीस माफी में, इनाम में, इसको आप स्कॉलरशिप जी प्राइज कह सकते हो, स्कॉलरशिप का सिस्टम कह सकते हो। ठीक है। देखो मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ जी, और मैं सारी जिंदगी केवल स्कॉलरशिप के सहारे चला जी।
और मैंने जिंदगी में जो पढ़ाई के माध्यम से माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मैंने काफी अच्छा काम किया। और मेरी सोच होती है कि पैसे के कारण अच्छा बच्चा पीछे ना रह जाए। तो हमें, आपको भी यदि कभी कोई ऐसा बच्चा मिले जो प्रतिभाशाली है, क्योंकि हम पेपर में ऐड देते हैं, काफी बच्चे हमारे पास आते हैं, फिर हम उनमें से सेलेक्ट करते हैं और हम जाति, धर्म और क्षेत्र से टैलेंट है वो सीधा संपर्क करे यूरो ग्रुप से, उनको पढ़ाने में आप मदद करेंगे जो। तो आपसे हम काफी समय पहले बैठे थे, अंतराल 1 साल से भी ज्यादा का हो गया है। तो आप एक बार अपना परिचय, गांव, क्योंकि मुझे तो पता है सारी चीजें, आपके गांव का पता है, आपके स्ट्रगल का पता है, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं, जो अभिभावक हैं, जो देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको पता लगेगा कि किस तरह जमीन से उठ करके ये आदमी आसमान के सफर की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये शख्स कौन है, उनके बारे में, कहाँ पैदा हुए, कहाँ जन्म हुआ और किस तरह आपने एजुकेशन पाई और किस तरह का स्ट्रगल रहा आपका, पहला स्कूल कैसे स्थापित किया और आज कितनी संस्थाएं हैं। तो थोड़ा सा अपना सफरनामा बता दीजिए एक बार। देखिए सर, मैं नौताना नाम के एक गांव में, महेंद्रगढ़ जिले का नौताना, महेंद्रगढ़ में जी पैदा हुआ। एक साधारण किसान के घर में पैदा हुआ और शुरू से ही मुझे पढ़ाई में पता नहीं कैसे बहुत मजा आने लगा। और फिर सरकार की तरफ से जो स्कॉलरशिप वगैरह मिले, उसने मेरे को प्रोत्साहित किया और मैं आगे स्कॉलरशिप की चाह में पढ़ता गया। मैंने फिर हिसार में गया, वहां भी मुझे स्कॉलरशिप मिला। फिर मैं लुधियाना में इंजीनियरिंग करने गया, मुझे वहां भी स्कॉलरशिप मिला। फिर मैं IIM अहमदाबाद में गया तो मुझे वहां भी स्कॉलरशिप मिला। तो मुझे लगा कि ये फाइनेंशियल कंडीशन जो कि मेरा परिवार वैसे शायद नहीं कर पाता, वो स्कॉलरशिप के माध्यम से अच्छा हो गया। तो परिवार का भी साथ मिल गया स्कॉलरशिप की वजह से। बिल्कुल सर, शायद वैसे नहीं कर पाते जो, शायद नहीं कर पाते। तो इसीलिए स्कॉलरशिप जो 30 करोड़ का जो बता रहे हैं, और ये बढ़ता तो थोड़ा जाएगा, मन में, और ये बढ़ता जाएगा। देखिए सर, हमारे गुड़गांव के अंदर 8-9 स्कूल है, 2 स्कूल बन रहे हैं। फरीदाबाद में 2 स्कूल हैं, रेवाड़ी में, दारूड़ा में, भिवाड़ी में, कनीना में, काफी स्कूल है हमारे पास मिलाकर। और प्रभु की कृपा से उसमें एक अच्छा रेवेन्यू आता है और उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज, लगभग 8 से 10% हम अपना ये सोचते हैं कि भैया हम स्कॉलरशिप के माध्यम से खर्च करेंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। और प्रतिभाशाली बच्चे को पैसे के चक्कर में, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो पढ़ ना सके। हम एकलव्य यदि हमें मिल गया तो हम एकलव्य को पैसे की उम्मीद नहीं करेंगे, एकलव्य को ज्ञान दे देंगे। 100% स्कॉलरशिप। जी। पर वो होना चाहिए इंटेलिजेंट। तो काफी लंबी लिख रखी है। और भी कोई अचीवमेंट है क्या यूरो की? अब इसके बाद जैसे आप अभी जो रिजल्ट आए हैं, मैं क्यों उनकी बात कर रहा हूँ। अब IIT में मेंस में हमारे बच्चों का जो टॉपर है उसका 99.66 परसेंटाइल गया। 5 बच्चों का 95% एंड अबाउ परसेंटाइल गया। 10 बच्चों का 90% एंड अबाउ। मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में हम अपने हर बच्चों को एनकरेज करते हैं। हमारा ये नहीं है कि हम बच्चों को मिलिट्री में भेजना चाहते हैं, बट हिंदुस्तान में सबसे पहला एग्जाम 5th क्लास में होता है सैनिक स्कूल का। उसके बाद जो हिंदुस्तान में काफी सैनिक स्कूल है जहाँ लगभग फ्री पढ़ाया जाता है बच्चों को। इससे ऊपर है मिलिट्री स्कूल, जैसे चहल मिलिट्री स्कूल है जहाँ से महाराजा पटियाला पढ़े, पटियाला खानदान ने स्टेब्लिश किया, पर वो है वो आजकल मिलिट्री का। वहां का भी एग्जाम होता है। अब की बार हमारे 7 बच्चे हुए मिलिट्री स्कूल में गए। मिलिट्री स्कूल में, जो हिंदुस्तान में पूरे में 3 ही मिलिट्री स्कूल है। और हमारे बच्चे हमेशा रैंक है ना बहुत तगड़ा लेकर आते हैं। जैसे सैनिक स्कूल में हमारा रैंक था ऑल इंडिया रैंक में। देखिए हमारा कंपटीशन केवल रेवाड़ी से नहीं, लोकल नहीं है, रेवाड़ी हमारा कंपटीशन, मैं पूछ रहा था हमारी ये जो बच्ची है काव्या, इसकी स्टेट लेवल पे क्या पोजीशन है? स्टेट लेवल पे उसकी 2nd पोजीशन है। पिछली बार भी हमारी तमन्ना यादव थी, उसने स्टेट लेवल पे 1st आई थी। वो तो बाद में पता, क्यों हम तो पहले तो हर आदमी केवल अपने, लेकिन ये बड़ी बात है, बिग अचीवमेंट जो। रीजन क्या है कि क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, सारा परिवार पढ़ा लिखा है। मैं BTech MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद, मेरी बेटी स्वाति यादव इंजीनियरिंग फ्रॉम क्लैम्सन यूनिवर्सिटी साउथ कैरोलिना, MBA फ्रॉम जॉर्जिया टेक अटलांटा, 10 साल अमेरिका में रही, ज्ञान लिया और यहाँ आ गई और अब उस ज्ञान का प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है। ठीक है। बेटा है नितिन यादव, वो भी अपने
इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप था, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से उसने पास आउट किया। जी उसका शिक्षा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको पैसे से कोई मतलब लगाव ये है नहीं। कि जो मैनेजमेंट में अगर जो डायरेक्टर है, जो निदेशक हैं, जो संचालक हैं, वो ज्यादा उच्च शिक्षित हैं तो ठीक ढंग से रन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस सच्ची को जो। बात, अकेला इंस्टीट्यूशन नहीं सर। जी जी आप एक टाइम पुराना था जब अनपढ़ लोग भी बिजनेस चला लिया करते थे, जी कोई भी बिजनेस। जी लेकिन आज जो वक्त आ गया है जिसमें कंपटीशन आ गया है, जी जी उसमें जो स्टार्टअप आ रहे हैं, जो कुछ आ रहे हैं ना, वो सारे पढ़े लिखे लोगों के, IITians, IIMs वाले, इंटरनेशनल स्टडीज तो वाले। इनोवेशन में तो वही रुचि लेंगे सब। जो जिनको कुछ ज्ञान होगा भीतर जो। सबसे पहला जरूरी है ज्ञान, और ये ज्ञान ही आदमी को आगे एनकरेज करता है कि वो, और मेरा एक मानना है कि मैं अपनी जिंदगी में कितने लोगों की जिंदगी को बदल सकता हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी बजाय मैं कितना पैसा इकट्ठा कर लूंगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जी पैसा केवल बाई प्रोडक्ट है, लेकिन ज्ञान और बच्चों की जिंदगी को चेंज, ज्ञान का स्प्रेड और बच्चों की जिंदगी को चेंज करने वाला जी जी फार्मूला है, उस पे मैं काम करता हूँ। तो पहले एक बार बीच में ये बताएंगे कि संस्थाएं जो हमने खड़ी की है, पहली संस्था कौन सी थी और आज कहाँ तक का सफर हुआ है? टोटल यूरो ग्रुप की कितनी संस्थाएं हैं? सर आज के दिन में 16-17 संस्थाएं चल रही हैं, जी जी 2-3 अंडर कंस्ट्रक्शन में रहती हैं हर टाइम। जी 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 तो गुड़गांव में हमारी 8 संस्थाएं हैं, जी जी शहर के बिल्कुल बीच में, सेक्टरों के बीच में। जी फरीदाबाद में हमारी 2 संस्थाएं हैं, रेवाड़ी धारूहेड़ा में हमारी 2 संस्थाएं हो गई, जी और एक हमारी संस्था होगी कनीना के अंदर, जी क्योंकि हम लोग गुड़गांव बेस्ड है। जी अब सबसे बड़ी बात हमारे साथ क्या है जी कि हम टेक्नोलॉजी पे विश्वास करते हैं, हम बदलाव पे विश्वास करते हैं। डार्विन कहता है जो स्पीसीज वक्त के हिसाब से नहीं बदलती वो खत्म हो जाती खत्म है। हो जाती है। हाँ तो हम अपने आप को बदलते रहते हैं, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी हो रहा है वो हमारे होगा। जी जी जैसे अब हमने अपने स्कूलों में गुड़गांव में ना, सॉरी यहाँ पर धारूहेड़ा की, भिवाड़ी की बात करूंगा, रेवाड़ी की बात करूंगा, जी हम AI ले आए, जी जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी जी अब आपको बड़ा अचंभा होगा जब टीचर पढ़ा रही है तो पीछे एक कैमरा लगा हुआ है और उसके साथ सारा प्रोसेसिंग यूनिट है। टीचर पढ़ा के निकलेगी तो टीचर की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर क्या कमी थी, क्या अच्छा था, कहीं उसकी एक्सेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं बच्चों को पढ़ाने में उसमें क्या कमी थी, सब कुछ डायरेक्टली एक पूरा प्रिंट निकल के आ जाएगा, चेयरमैन के पास आएगा, प्रिंसिपल के पास आएगा, डायरेक्टर के पास आएगा। देखो AI बहुत बड़े बदलाव करने वाली है। जी जी मैं आपको बतलाऊं, जो लोग कह रहे हैं, जी जो अभी जो विद्वान लोग कह रहे हैं कि मैं तो लगभग यही जानना चाह रहा हूँ आपसे, जो शिक्षा में, एजुकेशन में क्या फर्क पड़ने वाला है AI से, वो उस पे विस्तार से बता दीजिए, आराम से सर, हमारे समझ ले। लगभग टीचर है ना जी जी हर स्कूल में आधे हो जाएंगे, जी जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटेड जी रोबोट्स जी वो 50% हो जाएंगे। अब पहले आपको AI को समझना होगा, AI है क्या। तो आप तो बेरोजगार करोगे नहीं देखो, ये बेरोजगारी एजुकेशनिस्ट वाली को। बात है भाई साहब। देखो जी एक्चुअली जो बेस्ट, थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन कर ले दीजिए। हाँ करें देखिए क्या होता है कि AI में सबसे पहले एक होता है डाटा सेंटर। जी डाटा सेंटर में जो लेटेस्ट प्रैक्टिसेज और जो बेस्ट ब्रेन है जी जी उनका काम किया हुआ भरा हुआ होता है। जी जी उसके बाद एक रोबोट होता है, जी जी और रोबोट क्या होता है, सेमीकंडक्टर के माध्यम से, चिप्स के माध्यम से जी उस सारे सिस्टम को कर रहा है। जी जी तो वो जो बेस्ट टीचर होते हैं हिंदुस्तान के, जी उनको फॉलो करता है। जी जी उन्हें फॉलो करता है। जी अब सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या है हम्म, कि उसका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होता है, जी उसका नॉलेज, क्योंकि उसके पास पूरा डाटा सेंटर है, और वो लेटेस्ट, जैसे एक फिजिक्स वाला आया जी और उसने एजुकेशन के सिस्टम को हिला दिया पूरा, हम्म, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में होने वाला क्या है कि यदि आप टेक्नोलॉजी को अडाप्ट नहीं करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। पीछे रह जाओगे, रेस में ही पीछे रह जाओगे, Yes. निकल ही तो नहीं या सकते। तो आप ये कि देखो, जैसे अब हम जिस इलाके में बैठे हैं, समझ लीजिए कनीना में बैठे हैं, जी। यदि उसकी बात करें, अब वहाँ टीचरों की एक्सेंट जो होती है जी जी उसमें काफी प्रॉब्लम है। जी कहीं यदि आप पंजाब में हैं तो उनकी पंजाबी एक्सेंट आती है, जी बट इंटरनेशनल एक्सेंट होनी चाहिए। जी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज इज द मेन कमांड, चाहे आप जी। लाइक करें चाहे नहीं तो लाइक करें, हाँ जी हाँ जी इंटरनेशनल लैंग्वेज तो इंग्लिश है। तो उनकी चाहे कोई accent आलोचना clean करे, हो। आज के दिन है, अब इसको एक- मानना पड़ेगा। Yes, जब देखो हम एक गरीब राष्ट्र है, 145 करोड़ की जनसंख्या के साथ जी हमारी इकोनॉमी $4.15 ट्रिलियन की है। जी जी एक कंपनी है AI की, एनवीडिया, जी जी आज के दिन में वो $5 ट्रिलियन की है
कंपनी है, यस, देश यानी की अर्थव्यवस्था से ज्यादा अकेली देश की जो साल की अर्थव्यवस्था है उससे ज्यादा उसकी वैल्यूएशन है, वो 25% ऊपर है। जी, और आप 10 साल बाद देखोगे वो हो सकता है 20% ना 20 गुना हो जाए। जैसे आज के दिन में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। जी, भारत कभी सबसे बड़ा, आज भी सबसे बड़ा आईटी सप्लायर है वर्ल्ड का। जी, जी, लेकिन पिछले यदि आप 1 साल का देखोगे जी, तो हमारी आईटी कंपनियां जो वर्ल्ड में धाक थी जी, वो आधी वैल्यूएशन पे आ चुकी है। उसकी वजह क्या रही है? एआई के अंदर ऐसे काम कर दिए गए हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाते थे जी, आईटी कंपनीज के, जो इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, जी, अब वो आदमी ओरिएंटेड ना होकर, मतलब ह्यूमन ओरिएंटेड ना होकर, जी, जी, वो हो गए एआई ओरिएंटेड। जी, जी, तो यदि भारत तेजी से, ये कंपनियां, जी, जी, इन्होंने एआई में खर्च नहीं किया। अब प्रॉब्लम क्या है, एआई में खर्च क्यों नहीं किया? एआई में पैसे चाहिए बहुत ज्यादा। भारत एक गरीब राष्ट्र है, आप कितना भी बोल दे, नकली बातें कर ले, जी, 145 करोड़ में 80 करोड़ तो फ्री खाना खा रहे हैं हम, दिया जा रहा है। और हमारे नेता लोग उसका बड़ाई का बखान करते हैं कि भाई 80 करोड़ को हम फ्री खाना दे रहे हैं। जी, जी, तो अमेरिका में क्या करा, उन्होंने सारी दुनिया का दिमाग खींच लिया अपने अंदर। अब वो खींच कर, पैसा भी उनके पास है, बहुत मोटा पैसा लगता है, डाटा सेंटर में इन्वेस्ट करना, जी, सेमीकंडक्टर में करना, चिप्स में करना। जी, जी, तो मेन मलाई है ना दुनिया की, वो खा रहा है। इतने दिनों से युद्ध चल रहा है और अमेरिका का शेयर मार्केट बूम कर रहा है, इंडिया का शेयर मार्केट डाउन है, इंडिया का रुपया डाउन है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। जी, जी, तो जो लेटेस्ट जो चीजें चल रही है, जो हर साल नए धंधे बन रहे हैं, पुराने धंधे बंद हो रहे हैं, आप अपने में सोच लीजिए, आपके अखबारों में और जी, जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कितना बदलाव आ चुका है। अखबार कितने रह गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया डिजिटल कितना चला प्लेटफॉर्म गया। पर सब देखना चाहते हैं ताजा जो। अब आप खाने के ऊपर भी आप ऑर्डर क्या कर रहे हैं? अब सब, मेरे को आदमी बता रहा था जी अभी बहुत जल्दी ड्रोन से ना खाने की सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। आप कहोगे इन सब में आदमी खराब होगा। तब देखो, भारत को प्रॉब्लम आनी है, पहले भी है, भारत प्रॉब्लम में आगे और आना है, जी, क्योंकि 145 करोड़ की जनसंख्या को जी, जी, रियल में फीड करना भारत के बस में नहीं है, जब तक हम इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ कदम ताल नहीं करेंगे जो। तो हमें अपने आपको हर बार बदलना है। अब भारत जैसे अब डिफेंस है, अब मैं बच्चों को कहता हूँ बेटा डिफेंस के बारे में सोचो। जी, डिफेंस में मतलब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। जी, जी, अब हथियार है, ईरान एक छोटा सा कंट्री है जी, जी, और अमेरिका को हिला रखा है, जबकि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है जी, और उसका डिफेंस बहुत ही महंगा है। जी, जी, उनकी केवल 4 करोड़ की चीज आती है, एक छोटी सी बोट, और वो 5,000 करोड़ के जहाज को उड़ा के चली जाती है। जी, जी, ठीक है, और भारत ये काम बहुत ज्यादा कर सकता है। जैसे हमारा अब ये ड्रोन्स आ गया, जी, ड्रोन्स में हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, इवन खेती के अंदर भी, स्प्रे के अंदर भी ड्रोन्स करने लग गए। जी, जी, तो जो बदल रहा है दुनिया, उसके हिसाब से जो नहीं बदलेगा वो खत्म हो जाएगा। तो एक हम बात करें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020 की हम बात करें, वो आई है, क्या वह बड़े बदलावों की तरफ अग्रसित होने के लिए, अग्रसारित होने के लिए प्रेरित करती है क्या? सच्चाई तो बड़े बदलावों की तरफ ले जा रही है? तो मैं आपको बताऊं कि आजादी के बाद पहली बार कोई नई पॉलिसी आई है। जी, जी, ठीक है, जबकि दुनिया बहुत कुछ बदल गई। जी, मैं नहीं कह रहा, मैं सरकार की कोई नियत पे एक प्रॉब्लम नहीं कर रहा, जी, लेकिन क्या है कि यदि आप ये बात कर रहे हो जर्मनी में क्या पढ़ाया जाता है, जी, जी, यदि आप बात कर रहे हो कि इजराइल में क्या पढ़ाया जाता है, यदि आप बात कर रहे हो चाइना की, जो 1992 तक हमारे बराबर था, जी, जी, 1950 में चाइना आजाद हुआ, हम 1947 में आजाद हो गए जी, हैं, 1995 तक वो हमारे बराबर था। आज वो कहाँ है, हम कहाँ हैं? इतनी बड़ी उसने तेज रफ्तार पकड़ी, हम पीछे बहुत रह गए। बड़ी तेज रफ्तार पकड़ी और आज वो अमेरिका को नाक को चने चबवा रहा है। चलिए हम थोड़ा सा मूल विषय पर आते नहीं, हैं। मेरा उसका पॉइंट क्या है, मैं जी, क्यों पॉइंट कर रहा हूँ, जी, जी, ये आप बच्चों उससे को- कनेक्ट कर दीजिए Yes, जो मैं सवाल yes, कर रहा हूँ। yes, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि 12वीं के बाद और 10वीं के बाद जो यूथ आ रहे हैं निकल करके, चाहे सीबीएसई से, चाहे एचएसईबी से, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हो या दूसरा कोई भी बोर्ड हो, ये निकल करके आ रहे हैं। इन यूथ की जरूरत क्या है, जो आप बता रहे, इस यूथ तक कैसे पहुंचे हो? सच्चाई क्या है कि उसको जैसे प्रैक्टिकल एजुकेशन है चाइना में, जी, इजराइल में, जी, जर्मनी में, फ्रांस में, हमें क्या, हम वो प्रैक्टिकल एजुकेशन कर पा रहे? हमारे यहाँ इंजीनियर बन जाता है, नॉलेज कुछ नहीं होता, रट्टा मार लिया गया। जी, जी, ठीक है,
और वहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्योंकि वहां इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन है इंजीनियर का। जी जी यहाँ ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज एक दुकानें बन गई हैं, जी ठीक है। जी जी तो उसका प्रॉब्लम क्या है कि जो बच्चा आज आ रहा है उसको ये सोचना है कि भाई जब वो 12th पास करके निकलता है जी जी तो अगले 5 साल में किस चीज का बिजनेस चलेगा, जी जी क्योंकि नौकरी उसको तभी मिलेगी। अभी आप तो ये समझे? धारणा है या तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, इससे आगे निकल ही नहीं रहा है बच्चा। एक्चुअली आज इंजीनियर अभिभावक भी नहीं इंजीनियर निकल का ये हाल है, मैं रियलिटी बताऊं, कई बार बच्चे हमारे पास आते हैं इंजीनियरिंग का रखे जी जी मैं बड़े अच्छे जिन कॉलेजों की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी उनका बच्चा 10,000 20,000 रुपए महीने में काम करता है। इतना गंदा हाल कहीं पर भी नहीं है। और हमारा जो ये एरिया है अहिरवाल, यहाँ तो लोग इंजीनियर, डॉक्टर, पहले हम मिलिट्री और पुलिस बेल्ट वाली नौकरी के पीछे लगे हुए थे, टीचर। ठीक है। अब ये डेफिनेट है कि प्राइवेट स्कूलों ने आकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, फाउंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाई है और बच्चों को सपने लेने का बड़ा बड़ा मौका दिया है। दूसरी बात, गूगल बाबा ने भी बड़ी हेल्प की है। जी जी यदि आप कहीं भी बैठकर आप जान सकते हैं कि आजकल लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। जी जी जैसे इंडिया कहाँ कहाँ पावरफुल है, फार्मेसी में पावरफुल है, इंडिया आईटी में पावरफुल था। यदि इंडियन कंपनी, इवन टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी, जी वो भी एआई पे खर्च नहीं कर रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और भारत का ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर, आईटी के अंदर बहुत बच्चे बेरोजगार होंगे। अच्छा अब समझ लो, आप वो नए बच्चे आ रहे हैं वो भी आईटी में जाएंगे, जी जी तो क्या हाल होगा। या तो इंडियन कंपनीज क्या करें कि एआई को आत्मसात करें, जी जी एआई में पैसा लगेगा मोटा, जी जी भारत में पैसा है नहीं, पैसा आएगा विदेश से। क्योंकि एफडीआई तो करी रखी है। एफडीआई एक्चुअली क्यों आएगा, एफडीआई जी जी एफडीआई क्यों आएगी? जी जैसे ट्रंप ने क्या कर दिया, इंडिया अमेरिका फर्स्ट, जी वो तो चाहता ही नहीं कोई अमेरिकन कंपनी आए, वो तो चाहता है इंडियन कंपनी भी जाके अमेरिका में ऑफिस खोलो, टैरिफ लगा दिया। अच्छा, दुनिया का हाल खराब है, चाइना कह रहा है हम बाहर नहीं जाएंगे, जापान कह रहा है हम बाहर नहीं जाएंगे, अच्छा इंग्लैंड कह रहा है कि भाई हम बाहर के आदमियों को नहीं आने देंगे, और हम अपने लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे, हमारी इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, दुनिया कहीं ना कहीं मंदी की तरफ जा रही है। और उस मंदी के अंदर क्या होगा कि लोग अपने लोगों को नौकरी देने की बातें कर रहे हैं। अब जब वो अपने लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो भारतीय बच्चे कहाँ जाएं? अब मैं आपको बतलाऊं, अमेरिका में जी 50 करोड़ इंडियन अमेरिकन है जी जी और उनकी तनख्वाह अमेरिकन से 2 गुना है, अच्छा क्योंकि ये हाईली क्वालिफाइड बच्चे जी IITians, IIMs और अच्छे कॉलेज से पढ़ के गए, जी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के गए, फिर उन्होंने मास्टर्स वहां से कर लिया, MBA वहां से कर लिया, जी जी MTech वहां से कर लिया, और वो अमेरिका के सिस्टम में फिट हो गए। अब उनको जो तनख्वाह मिलती है जी वो बहुत तगड़ी है। अब डॉलर अब चला गया 94 रुपीज, जी जी वर्ल्ड का सबसे बड़ा, मतलब इंडिया का तो बड़ा सबसे, मतलब इतिहास में सबसे डाउन, हमारी रुपये सबसे डाउन है, पहली बार इतना। रुपये डाउन का मतलब एक चीज जो हम पहले $5 में खरीदते थे तब वो हमें 60 रुपए में, 300 रुपए में पड़ती थी, जी जी हैं? आज वो क्या पड़ रही है, महंगी 100 गुना। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, जी तो अब पॉइंट ये कि आपकी वैल्यू तो रही नहीं मार्केट में, बचे हुए हम कहाँ हैं कि हम, इंडिया एक कंजम्पशन इकोनॉमी है, जी जी तो हमारे बच्चों को मैं ये सारी कहानी, इकोनॉमिक्स की कहानी नहीं सुना रहा, बट बिकॉज बीइंग MBA मेरा काम है इकोनॉमिक्स को समझाना। अब इकोनॉमिक्स में क्या है कि उनको ये देखना पड़ेगा गूगल बाबा पे हर टाइम कि अब किसका टाइम चल रहा है। जैसे आज कोई बच्चा पूछता है मुझे क्या करोगे, मैंने कहा बेटा AI करो। क्या करूं? AI कर। डिफेंस में क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर बनता जा रहा है, जी पहले हम हैवी इंपोर्ट करते थे, अब हम बड़ा अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं। जी और ईरान वार ने हमें बहुत अच्छा सिखा दिया कि बड़ी मशीन होना जरूरी नहीं है, एक फास्ट मशीन होना जरूरी है, वो बड़ी 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 चीज को उड़ा देगी। अब अमेरिका का बेड़ा है, समझ लीजिए, मुझे नहीं पता $500 बिलियन का है या कितने का है, जी जी उसको 5 करोड़ की मशीन जाकर उड़ा देगी। उसका तिया पांचा कर देगी जो। तो इसने वर्ल्ड को बिल्कुल ही कंप्लीटली चेंज कर दिया है। इससे पहले अमेरिका का बम्बर उड़ा आपने दिया। देखा, उनको सोचा नहीं था अमेरिका ने कि ये होगा। अब इसका मतलब डिफेंस इंडस्ट्री में, ये बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, जी जी इकोनॉमी में, तो बच्चों को डिफेंस संबंधित एजुकेशन में जाना चाहिए। डिफेंस में जॉब भी नहीं,
जी जी मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में, क्योंकि वो आगे चलेगा। जी जी जिस टाइप के हालात है, दुनिया युद्ध से, हर आदमी दूसरे से लड़ रहा है। डिफेंस का फील्ड हो गया, एआई का फील्ड हो गया, ये सर, 10वीं 12वीं के बाद कब जो है। कब चाइना ताइवान पे नहीं, चढ़ मैं जाएगा? 10वीं 12वीं के बाद ये दो आपने बताए, मतलब ये एआई है। का फील्ड है अच्छा, एक और डिफेंस का है। डिफेंस का हो गया। और सबसे बड़ी बात है, गूगल बाबा से मदद लीजिए, उनसे पूछिए, जो ट्रेंड में हो उस पर जाइए। क्योंकि एवरी डे सीन चेंज हो रहा है, सीन चेंज हो रहा है, समझ गए? पकड़ करके सबसे नहीं। बड़ी बात 5-7 ये साल है, पहले इंजीनियर बड़ा महत्वपूर्ण, 10 साल 15 साल पहले एडमिशन की मारामारी रहती अब हम थी। बच्चों को बोलते हैं यार इंजीनियर तो इंडिया में बहुत ज्यादा हो गए, जी तो आप ये कॉमर्स क्यों नहीं करते? लेकिन हम इस इलाके में समझाएं कॉमर्स को, तो कोई मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो पेरेंट्स है ना, जी वो अपने टाइम के अंदर ही फंसे हुए हैं। वो आज के वक्त को चेंज समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनके टाइम में इंजीनियर की बड़ी वैल्यू थी। लेकिन आज तो इंडिया में इतने ज्यादा इंजीनियर हो गए कि हर इंजीनियर कुछ तो बैंक में जा रहे हैं, कुछ मतलब सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं, कोई इंश्योरेंस में जा रहा है। क्योंकि इंजीनियर रिलेटिवली बच्चा वही करता है जो इंटेलिजेंट होता है, जी और वो जाके लगभग दूसरे नॉन इंजीनियर्स की नौकरियां सारी खा रहे। क्यों? इंजीनियर्स की नौकरी है ही नहीं, वो क्या करे? तो एक्चुअली क्या है, बच्चे को 12वीं में जब पास होगा तो उसको ये सोचना है कि भाई यदि वो मास्टर्स करता है तो 4 और 2 6 साल। अब 6 साल बाद कौन सा प्रोफेशन चल रहा होगा? यदि वो लक्की रहा, उसको रियल आइडेंटिफाई करके 12वीं के बाद वो उस लाइन में घुस जाता है, तो एकदम बहुत अच्छी तनख्वाह बीच मिलेगी। में बात काटेंगे हाँ आपकी। जी। स्कूल स्तर पर यूरो ग्रुप में अभी बच्चों को जो फ्यूचर का जो आप मुझे बता रहे आइडिया, ये उन बच्चों के दिमाग में बिठाया जा रहा है, हर बार बताया जा रहा है। हर बार मीटिंग करते हैं हम लोग पे। हमारे सारा स्टाफ एक लाइन पे है कि हम, देखो मेरा एक बड़ा सिंपल सिद्धांत है, यदि मैं हिंदू हूं तो मैं आर्य समाजी हूं, सनातनी नहीं हूं। जी जी यदि मैं मुसलमान ना क्रिश्चियन होता तो मैं प्रोटेस्टेंट होता, रोमन कैथोलिक नहीं होता। यदि मैं जैन होता तो मैं श्वेतांबर होता, दिगंबर नहीं होता। जी जी मतलब नई चीज, जो वर्ल्ड में बदलाव आ रहे हैं, जो इंडिया में बदलाव आ रहा है। आज भारत में देखो ना आप, हर चीज फूड डिलीवरी की जा रही है। अब हमारे हर आदमी क्या डिलीवरी बॉय बन गए हैं। लेकिन जिस दिन आप ये ड्रोन से करने लग गए, जी आप सोच के देखिए क्या हाल होगा। मैं थोड़ी कह रहा हूं, तो भविष्य में पता चल जाएगा। जी जी हम तो थिंकर हैं, हम तो एक इंजीनियर प्लस एमबीए का कॉम्बिनेशन, एक बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है, जी जो ये बताता है इकोनॉमी अगले 5 साल में क्या रहेगी, 10 साल में क्या रहेगी, 15 साल में क्या रहेगी। भारत का हाल बहुत टाइट है। मतलब अगर हम कुल मिलाकर के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, कुल मिलाकर के सार की बात यह है कि समय के साथ बदलना होगा, जो नहीं बदलेगा वो दौड़ में पीछे रह जाएगा। बिल्कुल, तो यही है ना, सबसे बड़ी पॉइंट यही है। और उसके अंदर गूगल बाबा बहुत हेल्प करेगा। जी क्योंकि देखिए, यदि कोई मुझसे पूछे आज इंजीनियरिंग का मैं कौन से में जाऊं, तो मैंने तो इंजीनियरिंग 35-40 साल पहले की थी, ठीक है ना। अब आजकल किस चीज की चल रही है, आप रैंकिंग देखना चाह रहे हैं कॉलेज की, तो गूगल बाबा पे जाइए, 1 मिनट में आपको रैंकिंग पता चल गई, इस कॉलेज की रैंकिंग क्या है। जो आज 5 साल पहले टॉप में था, आज वो डाउन में है। जो 10 साल पहले डाउन में था, वो आज वो टॉप पे है। तो उनके पास तो लेटेस्ट डाटा। इसलिए जो रोबोटिक्स आएगी जी जी और जो एआई आएगी, जी जी वो स्कूलों का, मैं आपको अपना प्रेडिक्शन कर रहा हूं, जो जी। वास्तव में बड़े बड़े विद्वानों का है, जी जी स्कूलों में 50% लोग रह जाएंगे। जी मेडिकल के अंदर जी लगभग 1/3 डॉक्टर रह जाएंगे, बाकी रोबोट्स काम करेगा। वो करेंगे सर्जरी। शुरू तो हो ही गई रोबोटिक सर्जरी। सर मैं हॉस्पिटल लाना चाह रहा हूं, फिर मैंने 2 साल पोस्टपोन कर दिया। मैं चाइना गया, वहां मैंने देखा कंप्लीट रोबोटिक्स है। तो मैंने बेटे को कहा, बेटा ये राइट टाइम नहीं, हमारी पुत्र वधू एमडी गायनोकोलॉजी है, जी तो हमने सोचा एक हॉस्पिटल लाइन में आए, अच्छी चीज है। जी जी अब हमें लग रहा है कि अगले 2 साल में इतने बदलाव आएंगे, कुछ मशीनें रिडेंडेंट हो जाएंगी। जहां आदमी चेक करता था, वहां रोबोट बैठेगा। रोबोट बैठेगा तो रोबोट के हिसाब से उसको ट्रेंड करना पड़ेगा। और रोबोट के दिमाग क्या होगा, वो साधारण रोबोट नहीं है, जी जी वो सबसे इंटेलिजेंट आदमी है, क्यों डाटा सेंटर से वो सीधा जुड़ा हुआ है। जी जी मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जी। अभी आप समझोगे आपके प्रोफेशन से। जी आपका जो बेस्ट पत्रकार है, जी जी ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाइए, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर जी रहा हूँ, जी तो जिस ढंग से वो ऑपरेट करता है जी। आजकल, आज तक में जैसे आपने देखा हो श्वेता सिंह और वो, जी तो वो उस टाइप के डाटा जो है ना, श्वेता सिंह के जो डाटा है वो रोबोट उसमें डाटा सेंटर में भर दिए जाएंगे, और चिप्स के माध्यम से, सेमीकंडक्टर के माध्यम से रोबोट काम करेगा। वो बोलेगा।
वो बोलेगा। और उसके अंदर वो जो ही सोचता है उससे और अच्छा हो गया उसको। जैसे फिजिक्स का अच्छा टीचर है, जी जी वो बेस्ट टीचर है, वो आएगा रोबोट से। तो उससे आप जो आज जो बेचारा कोशिश करने की बात कर रहा है उसको फर्क हो जाए। अमेरिका समझ गया एक्चुअली क्या भारत में तो बहुत बड़ा घाटा है, जी, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी लंबी चौड़ी है। अब अमेरिका जैसे कंट्री हो तो 22 करोड़ 23 करोड़ होंगे, 25 करोड़ हो गए होंगे, पर उनका एरिया हमारे से 8 गुना बड़ा है। जी जी कनाडा का केवल 3 करोड़ जनसंख्या है और हमसे एरिया 7-8 गुना है। उनके जिनके जहां औरतों ने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए उनके लिए तो एआई बहुत बूम है। जी जी और जहां हमारे यहाँ जहां पर प्रभु की कृपा से काफी कुछ जी जी बच्चे आ रहे हैं तो वहां तो बहुत बुरा टाइम है। समझे, आज लड़ाई वो संगीनों की लड़ाई नहीं बची, आज एक ब्रेन की आएगा, है कुल मिलाकर के। जी जी किसी को पता ही नहीं कल कौन सा हथियार यूज किया जाएगा। अमेरिका ने कहा हमारे पास वो हथियार है जो दुनिया जानती नहीं। मैं अमेरिका में मेरे एक रिलेटिव है, नाम नहीं लूंगा, जी जी मैंने उनसे पूछा बेटा क्या करते हो। उसने कहा मोसू मैं जो करता हूं यदि मैं आपको बता दूंगा तो मुझे आपका मर्डर करना पड़ेगा। अच्छा मैंने कहा क्यों बेटा। कहता है ये टॉप सीक्रेट है, मैं अपने परिवार को भी नहीं बता सकता, किसी को नहीं बता सकता। यदि मैंने बता दिया कि अमेरिका किस पे रिसर्च कर रहा है तो आपको मुझे आपका मर्डर करना पड़ेगा जिसको बताऊंगा। जी जी तो बेटर आप ये मत पूछो। मैंने कहा बिल्कुल बेटा ठीक है। भाई जब पहली बार अमेरिका ने एटम बम को यूज किया हिरोशिमा नागासाकी पे, जी उससे पहले कोई जानता नहीं था कि भाई एटम बम नाम की कोई चीज भी होती है। जी जी तो जो ये हम लोग आज लड़ाई झगड़ों के अंदर जो रिसर्च कर रहे हैं, जी गंदी रिसर्च कर रहे हैं, ये कहीं सारी सृष्टि को ही खत्म ना कर दे। जी जी गलत तो नहीं कर रहा हूं। नहीं बिल्कुल तो स्कूल में बच्चों को बस केवल एक दूंगा मैं जी कि भाई आप गूगल बाबा को फॉलो करें, लेटेस्ट ट्रेंड को देखें। मैं डेली इस उम्र में भी 2 घंटे पॉडकास्ट देखता हूं, दुनिया में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, और मैं विद्वानों के पॉडकास्ट देखता हूं। आचार्य चाणक्य कहते हैं लर्न फ्रॉम एल्डर्स। जी जी एल्डर्स का उनका कहने का मतलब यह है कि जी, जी। विद्वान 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 हाँ एंड देन डॉक्यूमेंटेशन जी जी जरूरी है। जी तो जो लर्न फ्रॉम द लेटेस्ट, जो एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, उनसे लर्न करेगा और उसको डॉक्यूमेंट करके चलेगा, और बदले हुए वक्त के हिसाब से जो बदलेगा वो अलेक्जेंडर बनेगा। बिल्कुल आपने परफेक्ट चीजें जो है आपने बताई है। दोस्तों आपने सतवीर यादव को सुना, जो इन्होंने बात बताई है वह हर किसी के लिए एक सबक की तरह है, अभिभावक के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। अगर समय के साथ नहीं बदले तो रेस में पीछे रह जाएंगे, और रेस में इतनी पीछे रह जाएंगे कि फिर आगे आना मुश्किल हो जाएगा। तो वक्त है अब एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वक्त है अब डिफेंस की तरफ कदम बढ़ाने का। और ये दोनों ही नहीं, गूगल बाबा की मदद लेते रहिए, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उनको देखते रहिए, रिसर्च करते रहिए, देखते रहिए। रोजाना आपको जो नई अपडेट मिलती है उसके अनुसार खुद को डालिए। जो परिवर्तन नहीं कर पाएगा, जो समय के साथ नहीं बदलेगा, वह बिल्कुल पिछड़ जाएगा। यही आज की 12वीं के 10वीं के बच्चों के लिए यही आज की शिक्षा है सतवीर यादव की। सतवीर यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और ये पॉडकास्ट मैं समझता हूँ सभी के लिए उपयोगी होगा, जो टीचर्स हैं टीचर्स के लिए भी उपयोगी होगा। आपने सबके लिए काम की बात बताई है, बहुत बहुत धन्यवाद। वैद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने, देखिए हमारा तो एक ही आइडिया है कि जो हमने इतने सालों में सीखा हम उसको सारे को तो अपने स्कूल में इंप्लीमेंट करते हैं, पहला पॉइंट। जी जी क्योंकि विद्वान होना कोई बड़ी बात नहीं है, जी जी विद्वान होकर विद्वता को स्प्रेड करना बड़ी चीज है। जी आप जिंदगी में कितने लोगों को बदल पाएंगे, जी जी ये टारगेट है। ये बात मेरे लिए कभी भी पैसा में बहुत महत्व नहीं है। भगवान ने मुझे बहुत दिया है, जो मैंने सोचा था उससे कई गुना। जी जी लेकिन उस पैसे का आने के पीछे मेन कारण मेरी एजुकेशन है। जी जी आज क्या हो गया है, माँ लक्ष्मी के पास जाने के लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद जरूर चाहिए। जी जी काम की बात बताइए, समापन के साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए तो माँ सरस्वती के पास जाइए। मतलब ये देवी देवताओं की बात से हटकर है कि सरस्वती ज्ञान की देवी, यानी एजुकेशन आएगा। शिक्षा अगर दिमाग में रहेगी, शिक्षा की तरफ कदम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से दौलत भी अपने आप आएगी, अर्थव्यवस्था भी अपने आप फले फूलेगी। यही सार है, यही आज के पॉडकास्ट का सार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, धन्यवाद। भारत में आचार्य रजनीश हुए, आचार्य चाणक्य हुए। प्रैक्टिकली क्या है कि गुरु एक रास्ता दिखाता है। बच्चों को पैदा करना माँ और बाप की जिम्मेदारी है, उनको आगे ले जाना भी उनकी जिम्मेदारी है।
लेकिन जब वो जिस संस्थान में जाते हैं और जो उनके टीचर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी वक्त के हिसाब से, बदले हुए वक्त के हिसाब से बच्चों को आगे ले जाने की है। हर आदमी इस लाइन में एक्सपर्ट नहीं होता। डार्विन कहता है स्पीसीज जो वक्त के हिसाब से नहीं बदलती वो खत्म हो जाती है। मैं यहाँ माताओं और पिताओं को एक चीज बताना चाहता हूँ, जब आप जवान थे, जब आप पढ़ते थे, वो वक्त और जब आप आज आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ बदलाव हो चुका है, बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। तो आपका दिमाग भी बदलना चाहिए, आपकी सोच भी बदलनी चाहिए। आज मैं पेरेंट्स को देखता हूँ, ग्रैंड पेरेंट्स को देखता हूँ, बात करते हैं इंजीनियरिंग की, बात करते हैं मेडिसिन की, बात करते हैं 4 आइटम्स की। अरे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि जो भी नई बातें आएंगी उनको अडॉप्ट करेंगे। अभी मेरे से पूछा था कि हर साल यूरो कैसे टॉप कर जाता है रेवाड़ी जिले में। हम अभी रेवाड़ी की बात करेंगे, बाहर की बात नहीं करेंगे। हमने कहा इसका असर आता है हमारे डायरेक्टर्स को, हमारे प्रिंसिपल्स को, हमारे कोऑर्डिनेटर्स को, हमारे टीचर्स को और हमारे सब हेल्थ स्टाफ को, हर आदमी, क्योंकि दे वर्क टुगेदर टू सी दैट योर चाइल्ड विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आपके बच्चे का कंपटीशन अब केवल रेवाड़ी से, धारवाड़ा से नहीं है, केवल रेवाड़ी से नहीं है, केवल हरियाणा राजस्थान से नहीं है, केवल इंडिया से नहीं है, वर्ल्ड से है। तो भारतीय इंटेलिजेंट पढ़े लिखे जिनके माँ बाप ने उन पे काफी खर्चा किया है, टाइम का भी, पैसे का भी, स्कूल का भी, तो वो बच्चा वर्ल्ड में छा रहा है। और तभी दुनिया हमसे डरी हुई है कि ये क्या करेंगे। हमारी बच्ची काव्या शर्मा जिसने 99.8% लेकर रेवाड़ी जिले को टॉप किया, अभी पता नहीं और हरियाणा में क्या पोजीशन है उसकी, कुछ चेक करा, सेकंड है हरियाणा में। क्योंकि हमें जिले की बात नहीं करनी चाहिए। अब ये इस बच्चे का डेडिकेशन है, ठीक है, इसके टीचर्स का डेडिकेशन है, इसके माँ बाप का डेडिकेशन है, सबने सेक्रीफाइस किया है। 99 एंड अबव वाले में आज हम उनको एक लैपटॉप दे रहे हैं। हमारा और आपका जो संघर्ष है, देखिए आपने बच्चे पैदा किए, आप उनके पालनहार है, बायोलॉजिकल फादर एंड मदर, हम उनके गुरु हैं, हम उनको सेव करेंगे और वो हमारी जिम्मेदारी है। गुरु में कभी भी कोई भी फैसला होता है तो केवल एक चीज पूछी जाती है, क्या इससे यूरो के स्कूल के बच्चों को फायदा होगा या नुकसान होगा।